आज हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड की, जिसमें पहला चैप्टर आपका है तरंगत एवं इसका अनुप्रयोग, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट पढ़ रखा है। आज नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तरंगत एवं इसका अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले तरंगत के बारे में समझेंगे। तरंगत होती क्या है, वेव मोशन होता क्या है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक फिगर में ड्रा करता हूं। कुछ इस टाइप का फिगर आपके बुक में भी बना हुआ है। ठीक है, ये आप फिगर देखे होंगे। कहां पे देखे होंगे? इस तरीके का, जैसे कोई आप तालाब जानते हैं, किसी शांत जल, तालाब का जल क्या होगा? शांति होगा, क्योंकि बह नहीं रहा है। अगर उस जल में अगर हम एक पत्थर का टुकड़ा फेंकें तो उसमें क्या दिखेगा? एक कुछ ऐसी वेव नजर आएगी, यहां पे जैसे दिख रहा है आपको। ठीक है, अब उस वेव में होता क्या है, उस पानी के अंदर जब पत्थर को फेंकते हैं तो हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको अब आप करके भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि दिक्कत है करने में। तो कुछ एक्सपेरिमेंट आप घर पे रह करके भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हम पानी में उस पत्थर के टुकड़े को फेंकते हैं तो पत्थर का टुकड़ा गिरने के बाद क्या होता है, जिस स्थान पर वो गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और एक वृत्ताकार रूप ले लेता है। और जब वृत्ताकार रूप ले लेता है तो आप देखेंगे कि जो पानी की लहर बनती है वो एक निश्चित चाल से आगे बढ़कर तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, जब किनारे तक पहुंच जाती है तो हो क्या रहा है इसमें, जिस स्थान पर पत्थर गिरता है वहां का तल दबने से एक गड्ढा हो जाता है। ठीक है, परंतु जल अपने प्रत्यास्था गुणांक के कारण इस परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, जब ये विरोध करता है तब वो उस गड्ढे में फिर से जल भरने लगता है। ठीक है, जब वो जल भरने लगता है तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जैसे जल पहले शांत दिख रहा था वैसे ही जल पुनः कुछ टाइम के बाद वो हमें शांत दिखने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति में ऊर्जा दो प्रकार से है, एक द्रव्य की गति अथवा स्थानांतरण द्वारा तथा दूसरी तरंगत द्वारा। तो तरंगत ऊर्जा स्थानांतरण की सबसे महत्वपूर्ण है यांत्रिकी तरंग, मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो यह हमारी जो तालाब के किनारे हम पत्थर फेंक करके देखते हैं वो हमारी मैकेनिकल वेव के टर्म में हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम इसी को और स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि जब जल के कण अपना स्थान अस्थायी रूप से नहीं छोड़ते, केवल अपनी साम्य स्थिति के ऊपर नीचे कंपन करते हैं तथा पत्थर द्वारा जल में उत्पन्न विक्षोभ बराबर आगे बढ़ता रहता है। देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा पत्थर इस जगह पे गिरता है तो क्या होता है कि पत्थर जैसे गिरेगा वैसे वैसे हमारी जो वेव बनेगी वो तालाब के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि मान लीजिए आप किसी किनारे पर खड़े हैं। ठीक है, अगर उस पत्थर के टुकड़े को पत्थर के जल में गिरने के स्थान से कुछ दूर जल के पृष्ठ पर क्या होगा? कार्क का टुकड़ा तैर रहा होता है। जब विक्षोभ कार्क तक पहुंचता है तो कार्क अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे दोलन गति करने लगता है तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो एक समय आएगा कि वो अपना दोलन क्या करेगा, वो समाप्त हो जाता है अपने आप। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, जिसे आपके फिगर में इस तरीके से बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये आपको समझो कार्क है और ये आपका पत्थर है। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है कि
विक्षोभ के साथ आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करता है कि वो टुकड़ा क्या होता है, दोलनगत करने लगता है, फिर उसके बाद में वो दोलनगत समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये आपका कार का टुकड़ा। ठीक है, अब ये बढ़ रहा है आगे, तो इधर क्या है, कार्क है, इधर क्या विक्षोभ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे वो पत्थर का टुकड़ा क्या कर रहा है, अब देखेंगे कि जैसे ही हमारा जो कार्क है जो अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे दोलनगत करने लगता है। जैसे आप देखेंगे, फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म, या आप फॉर्म ले सकते हैं। आप अगर इस जगह पे आप पत्थर मारिए और यहाँ पे कुछ फॉर्म वो तैर रहे हो, तो आप क्या देखेंगे कि वो कुछ इस तरीके से तैरते नजर आएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, कभी वो अप, कभी वो डाउन, कभी वो अप, कभी वो डाउन, इस तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं कि जैसे आप किसी एक रस्सी का टुकड़ा लो, रस्सी का टुकड़ा लो, एक सिरे से उसको बांध दो, ऐसे एक रस्सी है, इसको यहां से हमने बांध दिया है। ठीक है, अब एक सिरे पे आप खड़े हो जाओ, ये मान लो आप हो, यहां पे खड़े हो। ठीक है, और ये रस्सी आपने पकड़ रखा है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा क्या करें, झटका दें, मतलब इसको आप झटका देंगे तो क्या महसूस होगा, इस फिगर में हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये आपने पकड़ रखा है इस रस्सी को जो यहां पे बंधी हुई है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा झटका दिया तो ये कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगी, आएगी नजर। फिर और देखेंगे, ऐसे से क्रम बढ़ता चला जाएगा और आगे बढ़ेंगे। ये यहां पे पहुंचते नजर आएगा। तो ये क्या कर रहा है कि जैसे जैसे ये अपना क्या कर रहा है कि ऊपर नीचे की ओर झटका दिया जाता है, तो झटका देने के स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जो उसकी आकृति दो तरीके से प्राप्त होती है, एक श्रृंग के रूप में और एक गर्त के रूप में। ठीक है, तो गर्त के रूप में भी प्राप्त होता है और श्रृंग के रूप में। ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें श्रृंग कौन है, गर्त कौन है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। कैसे, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहली बात यह हमें जानना चाहिए कि तरंगत कहते किसे हैं पहले। तो उत्पन्न विक्षोभ को यांत्रिक तरंग तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंगत कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं नोट में, एक नोट लिख लेते हैं। उत्पन्न विक्षोभ यांत्रिक तरंग तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंगत कहते हैं।
ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। तो यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जो उत्पन्न विक्षोभ को यांत्रिक तरंग कहते हैं, तथा वेव मोशन या तरंगत किसे कहते हैं, विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंगत कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में इसको हम कह सकते हैं कि उत्पन्न विक्षोभ को यांत्रिक तरंग तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंगत कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अब आपने देखा होगा जैसे प्रकाश की तरंग, ये इनके उदाहरण है कि कैसे तरंग बह रही हैं। रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं। ठीक है, जैसे आप किसी ऐसे माध्यम को लीजिए जिसमें आप देखेंगे मटेरियल मीडियम हो, जिसमें जैसे आप जल की तरंग देख सकते हैं, स्प्रिंग की तरंग देख सकते हैं, तो ये यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इनके गुण किस तरीके से हैं, माध्यम की प्रत्यास्था होती है, माध्यम के जड़त्व के कारण ही संभव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं संचरण माध्यम के गुण, लिख लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि दो प्रकार के गुण होते हैं। पहला माध्यम की प्रत्यास्था, दूसरा माध्यम के गुण के कारण ही संभव होता है। तो माध्यम के जड़त्व जो होता है वो इसके लिए दो गुण इसके लिए आवश्यक हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पहला इसमें हो जाएगा आपका माध्यम की प्रत्यास्था, और दूसरा आपका हो जाएगा माध्यम के जड़त्व। आपको जड़त्व इससे पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि तरंगत की उत्पत्ति किसी माध्यम में किसी स्थान में विक्षोभ उत्पन्न करने में भी होती है। दूसरा कि तरंगत के कारण माध्यम में विक्षोभ के निश्चित चाल से एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित होते हुए आगे बढ़ता है। तो ये इसके विशेषताएं हैं। और तीसरा है कि तरंगत के कारण माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे गति नहीं करते, वरना अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आवर्त गति करते हैं। और चौथा इसका विशेषता है कि तरंगत के द्वारा माध्यम के कणों के दोलन की गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी तरंग आपको मिलती है कि प्रगामी तरंग धारा, प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले हम लिख लेते हैं प्रगामी तरंग धारा अगले पॉइंट में। प्रगामी तरंग धारा, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन।
प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं। प्रोग्रेसिव वेव ट्रेन क्या होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि जैसे कि जब किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न होती हैं तो क्या होगा कि माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं। तो जब कंपन करेंगे तो विक्षोभ भी बढ़े होगा, और विक्षोभ होगा तो विक्षोभ क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार जो तरंग उत्पन्न होती है वो हम कहते हैं कि प्रगामी तरंग धारा कहते हैं इसे हम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, उत्पन्न हुए विक्षोभ को प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जैसे लिख लेते हैं, जब किसी माध्यम में क्या करती हैं, लगातार तरंगें क्या होती, उत्पन्न होती हैं। तो माध्यम के कण अपने स्थान से स्थान पर क्या हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर क्या हो जाएंगे, साम्य स्थिति दोनों ओर क्या करेंगे, लगातार कंपन करने लगते हैं। दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं। और क्या करेंगे, जब कंपन कर रहे हैं तो विक्षोभ भी क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को क्या बोलेंगे, प्रगामी तरंग धारा। प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कितने प्रकार की होती हैं यांत्रिक तरंगें। तो सबसे पहले हम जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं कितने प्रकार की हो जाएंगी, इनको हम जानते हैं। तो ये प्राय दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होंगी, मैकेनिकल वेव जिसे हम बोलते हैं, काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव लिख लेते हैं। काइंड्स ऑफ
mechanical waves. There are two types. First is transverse wave और second is longitudinal wave. ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स वेव, लिख लीजिएगा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और दूसरा है आपके पास कौन सी वेव? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं, काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, फर्स्ट इज अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कौन सी वेव का? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को लिखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जानकारी लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले एक उदाहरण दिया था रस्सी का, कि जब हम किसी एक सिरे से रस्सी के टुकड़े को बांध दें और दूसरे सिरे से उसको पकड़ करके ऊपर और नीचे कंपन करें, हिलाएं बड़ी तेज से, तो क्या आप देखते हैं कि थोड़ा सा एक वेव बनती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। कुछ देर बाद होने के बाद वो क्या होता है? वो शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा आप देखें होंगे। कुछ इस तरीके से आपको नजर आती होगी। ठीक है, ये क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगले स्टेप में देखते हैं कि जो आगे की तरफ गया वो एक बार नीचे की तरफ झुकेगा इस तरीके से, तब गया आगे की तरफ। फिर आप देखेंगे अगला स्टेप, फिर उसको दूसरी साइड से कुछ इस तरीके से आपकी जो वेव बन रही है वो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और बार बार ये रिपीट करते हुए आप देखेंगे कुछ ऐसा नेचर आपको मिलता है। ठीक है ना? अब इस तरीके से जो नेचर मिल रहा हमें, आप ये देख रहे होंगे फिगर में, तो आपका सबसे पहले एक साइक्लिक ऑर्डर कब कंप्लीट हो रहा है ये देखना पड़ेगा आपको, कि एक साइकिल हमारा कब कंप्लीट हो रहा है। जैसे अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो हमारा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है? एक साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना? अगर हम यहां से इसकी बात करें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमारा साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा मिल रहा है ये सिरा, यहां पे देख रहे होंगे ये कुछ ऐसा मिल रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? गर्त हो गया, जिसे हम गर्त बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और जो ये सिरा है हमारा श्रिंग टॉप पे, ये आप देख रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं श्रिंग।
तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के आधार पर क्या होगा, दिशा के आधार पर कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लिख लेते हैं एक नोट। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, के लंबवत होती है, तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारी अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा हो गई। अभी हमने 2 पॉइंट नोट किए थे, एक गर्त और दूसरा श्रृंग। तो गर्त किसे कहते हैं और श्रृंग किसे कहते हैं, कभी कभी दोनों को मिला करके एक नंबर में पूछते हैं कि श्रृंग और गर्त क्या होते हैं। तो आप चित्र से ही देख के स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसको अनुप्रस्थ तरंग में ऊपर की ओर अधिकतम क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। विस्थापन की स्थिति को हम श्रृंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्ट, जिसे हम लिखते हैं CREST, क्रिस्ट। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास गर्त। ठीक है, तो ये अधिकतम है किसमें, ऊपर की ओर, तो श्रृंग है। अधिकतम किस साइड में हो विस्थापन, नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम गर्त कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ओके। अब श्रृंग तथा गर्त की यह अवस्थाएं तरंग के संचरण की दिशा में क्या होती है, बराबर दूरी पर रखते हुए आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे श्रृंग ऊपर जाएगा वैसे वैसे नीचे की तरफ वो क्या होगा, गर्त मिलेगा। ठीक है, और जब ये 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य का तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम
लेमडा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। दो स्टेप था हमारे पास, तो एक श्रृंग और गर्त, और दोनों अब क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो फिगर से इस तरीके से आप देखिए, ठीक है, जैसे ये आपका कोई फिगर बना हुआ है, ठीक, तो ये श्रृंग गर्त होते हुए जा रहा है। ये आपका क्या हो गया, गर्त का नीचे की तरफ है अधिकतम, ठीक है, और ये क्या है आपका श्रृंग है। ऊपर की तरफ अधिकतम है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्रमागत आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहे हैं, तो दोनों की बीच की दूरी को हम अनुप्रस्थ का तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेव लेंथ। अब दोनों के बीच की दूरी मतलब यहां से और यहां के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लैम्डा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, अगर हम इसके और इसके बीच में दूरी देखें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा बाई 2, क्योंकि इसका ये हाफ हो जा रहा है तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के बीच की दूर को देखेंगे पूरे को, चाहे वो स्ट्रिंग का लो या चाहे वो गर्त का लो, तो क्या हो जाएगा, अब इसके मैक्सिमम पॉइंट को और इसके मैक्सिमम पॉइंट को अगर हम नोट करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट इधर का और ये मैक्सिमम पॉइंट इधर का, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा हो जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग के लिए हो गया, ये हमारा गर्त के लिए हो गया, और अगर हाफ पोर्शन में देखते हैं तो ये हमारा लैम्डा बाई 2 का टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेव लेंथ किसे कहते हैं, तो वेव लेंथ किसे कहते हैं कि दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या इसे हम वेव लेंथ कहते हैं, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट आपका है, क्या था दूसरा पॉइंट आपका, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुदैर्घ्य तरंग, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेवलेंथ बोलते हैं, वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है ना, लिख लेते हैं किसे कहते हैं इसको, जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, तो माध्यमों में उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। लिखते हैं इसको। ठीक है ना, अब जैसे आप अनुदैर्घ्य तरंग के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए उदाहरण ले सकते हैं। क्या क्या हो सकता है पहले तो सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे आप किसी स्प्रिंग को क्या करें कि उसको एक दबा करके शीघ्रता से छोड़ दें, तब क्या होगा कि प्रत्येक
स्प्रिंग का छल्ला जो है उसकी समांतर कंपन करने लगता है, ठीक है। और जैसे छोड़ेंगे उसकी दिशा संचरित होने लगती है। तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है। दूसरा जैसे आप ले सकते हैं, वायु तथा द्रवों के भीतर तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो जैसे आप स्प्रिंग लिए और स्प्रिंग के बीच जब कंप्रेशन होगा, संपीड़न जिसे बोलते हैं, तो जैसे जब कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, संपीड़न में अवस्था में आ गया। और जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से जो चिपके हुए हैं स्प्रिंग के छल्ले वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग होने लगते हैं। तो उसे हम बोलते हैं विरलन, रेयर फैक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो रेयर फैक्शन की अवस्था में आ जाते हैं। तो इन संपीड़न और विरलन के उत्पन्न होने से ही अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। और संपीड़न तथा विरलन की ये अवस्थाएं क्या हो जाएंगी, तरंग की संचरण की दिशा में आगे बढ़ती रहती है। तो इनको हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को अनुदैर्घ्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। फिगर देख लेते हैं। जैसे ये आपने कोई स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को क्या किए, एक सिरे से पकड़े और एक सिरे से क्या किए, उसको खींच दिए, ठीक है। इधर होल्ड करके रखे इसको और इधर प्रेस कर दिए, तो क्या हुआ, ये किस स्थिति में आ गया, विरलन स्थिति में आ गया, जिसे हम रेयर फैक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार हम दूसरे स्प्रिंग दूसरे फिगर में देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अब स्प्रिंग को लिए इस तरीके से हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो अवस्था मिल रही है, ये जो अवस्था मिल रही है, क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही, संपीड़न जिसे बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो अवस्था मिल रही है क्या हो जाएगी, संपीड़न की, ठीक है। अगर ये दोनों क्रमागत आगे की तरफ बढ़ती जाएं, पहले विरलन फिर संपीड़न फिर संपीड़न, तो इस क्रमागत क्या हो जाएगा, इस क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को अनुदैर्घ्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कैसे लिख सकते हैं ऐसे, या फिगर से हम देख लेते हैं कि अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ एक ही में चल रहा है, इस तरीके से। जैसे ये विरलन में चल रहा है, ये संपीड़न में हुआ, ठीक है। अब ये फिर क्या हुआ, विरलन में चल रहा है, अब फिर ये क्या हो रहा है, संपीड़न में चलना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से क्रम में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को अनुदैर्घ्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि संपीड़न कहां से कहां तक है, ये आपका क्या है, संपीड़न है, ये आपका क्या है, विरलन है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा।
नोट करके दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, दोनों की बात हो रही, क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी अथवा किसके बीच, संपीड़नों के बीच की दूरी। ठीक है, लिख सकते हैं संपीड़नों के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, अब इस नोट के हिसाब से देखेंगे कि जो बनेगा हमारे पास डायग्राम, उसमें क्या हो रहा है। जैसे आप देखेंगे, इसका ब्रॉड तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें थोड़ा सा, इसको पास पास कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इनके बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गैप हो रहा है। ना इसी ऑर्डर में चलते हैं। तो ये क्रम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम वेव को प्रोड्यूस करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमें मिल रही है वेव। ठीक है ना, तो ये जो मिल रहा है हमें, यहां से लेकर के यहां तक की जो वेव मिल रही है और ये जो मिल रही है, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है कि ये हमें विरलन के लिए दे रहा है। तो कहां से कहां तक के बीच की दूरी है, यहां से लेकर के यहां के बीच की दूरी क्या हमें कहलाएगी, तरंगदैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है हमारा, विरलन है। ठीक है, और ये जो हमें मिल रहा है, ये पोर्शन, इसको जो हम देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा संपीड़न। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा
यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लेमडा का टर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके हाफ पोर्शन में जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 का टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में जानकारी होती है हमें। अब प्रगामी तरंग की कुछ विशेषताएं भी होती है, कुछ परिभाषाएं भी होती हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, आयाम जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आयाम किसे कहते हैं यह पहले जानना जरूरी है हमें। तो सबसे पहले आयाम किसे कहते हैं ये समझना अनिवार्य है। पहला पॉइंट लिखते हैं, तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं, कौन कौन सी परिभाषा यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, आयाम, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति किसी एक और जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस विस्थापन को हम कहते हैं आयाम। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार हम इसको आयाम को डिफाइन तो कर दिया। अब इसकी जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या शो कर रहा है, विस्थापन के लिए शो कर रहा है। ये यहां से लेकर के यहां तक के लिए क्या कर रहा है, विस्थापन हो रहा है जो। ठीक है, और ये क्या है, तरंग की दिशा है, जो तरंग के संचरण की दिशा है, तरंग के संचरण की दिशा। ठीक है, अब जैसे परिभाषा में दिया क्या है कि माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्य स्थिति किसी एक और जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस विस्थापन को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले श्रृंग और गर्त के बीच में क्या रिलेशन, इसको पहले ही देख चुके हैं। तो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जहां पे ये मैक्सिमम मिलता है वहां पे हमें ए से डिनोट कर लेते हैं। उसके बीच में जो देखते हैं वो हमारा आयाम होता है। ठीक है, चाहे वो श्रृंग में हो या गर्त में हो, दोनों के लिए यहां भी हमारा आयाम यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये हमारा बढ़ता चला जाता है। तो समतल प्रगामी का व्यापक समीकरण को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिखते हैं,
व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई वी टी अपॉन लेमडा माइनस एक्स अपॉन लेमडा का टर्म। ठीक है, या इसको और भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन 2 पाई n v ना n लेमडा t अपॉन लेमडा माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा का टर्म। और इसको हम लिख सकते हैं अगर हम n के स्थान पर n इक्वल टू क्या हो जाए, 1/t। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि n इक्वल टू 1/t होता है, तो यह हो क्या जाएगा कि y इक्वल टू a साइन 2 पाई, अब n इक्वल टू 1/t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लेमडा का एक समीकरण बन जाएगा, जो x धनात्मक दिशा की ओर जाने वाले समतल प्रगामी तरंग के लिए समीकरण कहलाता है। ठीक है, इस समीकरण को याद रखिएगा। ये तो था हमारा किस साइड में जाने पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम इसको क्या करें कि निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएं, तो क्या हो जाएगा कि जहां पे हमारा माइनस एक्स है वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस एक्स रखेंगे। तो ये हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाले समतल प्रगामी तरंग का समीकरण बन जाएगा। कैसे हो जाएगा, करना क्या है, माइनस एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देना है किससे, प्लस एक्स से। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा, ये क्या बन जाएगा, vt माइनस vt, अब ये प्लस में हो गया। ठीक है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T प्लस x बाई लेमडा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण और बन गया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यदि x अक्ष की दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग तथा समान आयाम एवं समान चाल वाली किसी अन्य समतल प्रगामी तरंग में कलांतर फाई हो, तो उस तरंग का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स प्लस माइनस फाई का, या y इक्वल टू a साइन 2 पाई
टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस माइनस फाइव, धनात्मक के लिए है। ठीक है, तो यदि माध्यम में बिंदु P पर x अक्ष के लंबवत कोई तल खींचा जाए तो इस तल पर स्थित सभी कणों का किसी क्षण t पर विस्थापन क्या होगा, समान होगा। इसलिए इस तरंग को क्या कहते हैं, समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है ना। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समतल प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। यदि माध्यम में बिंदु x अक्ष के लंबवत कोई तल खींचा जाए तो इस तल पर स्थित सभी कणों का किसी क्षण स्मॉल t पर विस्थापन y समान होगा। इसलिए इस तरंग को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। इसीलिए इस तरंग को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे परावर्तित तरंग का समीकरण, इसको अगले वीडियो में निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है।